नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी टीचर में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का थर्ड पार्ट होने वाला है। ये पहली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट मैपिंग कर लिया था और दूसरी वीडियो में हम मैटर को डिस्क्राइब किया मैटर को। उसके बाद फिर हम मैटर के स्टेट्स पे चले गए। मैटर के स्टेट्स पे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस देख लिया था। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब हम करने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो स्टेट्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 states of matter: solid ice, liquid water and gas water vapor. On heating, ice melts into water and then converts into water vapor. क्या होता है कि हमारा जो वाटर है यानी पानी, ठीक है, वो 3 स्टेट में है। कौन कौन से स्टेट? सॉलिड में अगर देखें तो हमारी आइस है, लिक्विड में अगर देखें तो हमारा वाटर हो गया और गैसेस में देखें तो वाटर वेपर हो गया। ठीक, ये 3 स्टेट्स हैं। अगर आप देखोगे वाटर है हमारे पास, चलो मान लेते हैं आइस है हमारे पास। ठीक है, आइस को हमने गर्म किया, आइस गर्म होकर क्या हो गया? लिक्विड, यानी कि वाटर की फॉर्म में आ गया। फिर हमने वाटर को हीट किया, वाटर को हीट करते ही वो क्या हो गया? गैसेस फॉर्म में आ गया। ठीक है, यानी कि वाटर वेपर बन गया। ठीक, अब हीटिंग से ये चेंज आया। अब आगे देखते हैं क्या चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 ways। जो किसी भी चीज़ के फिजिकल स्टेट को चेंज करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है, पहला है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करके क्या कर सकते हैं? देखो, पहला मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो पॉइंट जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है कंप्लीटली, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या कहेंगे उसका? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का वो कितना है? 273.16 केल्विन। ये जो के होता है वो केल्विन के लिए होता है। ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर जो हम नापते हैं वो डिग्री सेल्सियस में हम नापते हैं नॉर्मली। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में हम जो देखते हैं, साइंस की अगर लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे केल्विन में काम चलता है। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का वो कितना है? 273.16 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस याद रखना लेना कि 273.16 केल्विन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। होता क्या है, अगर आप मेल्टिंग के दौरान में क्या होता है, अगर आप वो हीट दे रहे हो, ठीक है, तो आइस का टेम्परेचर, ध्यान रखना, आइस का टेम्परेचर, ठीक है, आइस का जो आइस है हमारे पास उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप हीट दे रहे होते हो, ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐसा हीट है जो कि किसी भी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसमें ज़रूरी होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? छुपी हुई हीट भी कहते हैं। लेटेंट हीट जो होता है छुपी हुई हीट होती है। ठीक है, होता क्या है, this latent heat of fusion is used up to overcome the force of attraction between ice particles। ice particles के बीच में जो आपस में force of attraction है, ठीक है, उसको overcome करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ये latent heat of fusion use में आता है। ठीक है, ओके, अब at 0 degree Celsius energy of water particles is much more than the energy of particles of ice at 0 degree Celsius। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम वाटर देख रहे हैं, दो चीज़ें, दोनों चीज़ें एक साथ, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, ठीक है, दोनों चीज़ों को एक साथ देख रहे हैं तो क्या होता है कि हमें क्या मिलेगा कि भाई आइस का जो आइस का जो एनर्जी है, ठीक है, आइस के पास जो एनर्जी है वो कम होगी एज कंपेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर में जो एनर्जी है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली भी एनर्जी वाटर में स्टोर्ड है। ठीक है, इस वजह से एनर्जी अगर पूछे कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में ज़्यादा होगी या वाटर में, तो वाटर में ज़्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू आइस एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो अमाउंट ऑफ हीट, इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड हो 1 किलो सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, उसे क्या कहेंगे हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट है जो कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, याद रखना।
अगला है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें एक लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है और वेपर्स को फॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, बॉयल करते हुए वेपर्स को फॉर्म करना शुरू कर देता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या कहेंगे हम? उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेते हैं, वो क्या है? 373 केल्विन। देखो यहाँ पे 273 केल्विन क्या था वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, 273.16 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 373 केल्विन है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले, अगर सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन। ठीक है, अब है आगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, अभी हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैस स्टेट, ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होगा 1 किलो लिक्विड को वो गैस में कन्वर्ट करने के लिए, 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है एट बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या कहेंगे हम? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, आगे ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज even though heat is being supplied continuously at this heat is heat of vaporization is used up to overcome the force of attraction between water particles। क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर आप वाटर को हीट कर रहे हो, ठीक है, बॉईल कर रहा है वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर आ चुकी है, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉईल करना शुरू कर चुका है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो है हीट नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि जो वाटर के पास जो हम और हीट सप्लाई कर रहे हैं, वाटर को जो और हीट दे रहे हैं हम, वो हीट जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के तौर पे यूज़ हो रहा है, और वो हीट गैस में कन्वर्ट होने में मदद कर रहा है, यानी कि जो लिक्विड स्टेट में से गैस स्टेट में जाने के लिए लिक्विड की मदद कर रहा है। लिक्विड की मदद कर रहा है कि वो गैस स्टेट में जा सके, इसलिए मदद कर रहा है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है यहाँ पे देखो, एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? एनर्जी ऑफ वाटर वेपर्स इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, सो वी कैन चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर। क्या कह रहा है? अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे सेम, दोनों पीछे जो हमने बताया था वही है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने वाटर लिया, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने वेपर लिया। ठीक है, इसमें से दोनों में से कौन सा ज़्यादा खतरनाक होगा? ठीक है, किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी? भैया वाटर वेपर के पास ज़्यादा एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो भी है। ठीक है, तो हमारे पास जो वाटर है और वाटर वेपर है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन एनर्जी वाटर वेपर की ज़्यादा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट है हमारे पास, हीट दोगे लिक्विड हो जाएगा, कूल करोगे फिर से सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड स्टेट में अगर हीट दोगे तो गैस हो जाएगा, अगर कूल करोगे तो गैस वापस से लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या अब ये चीज़ पूछा जाता है, सच कहूँ तो पेपर में पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, मतलब एक बिल्कुल आसान है। क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होगा भैया? एटमॉस्फेयर का हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 20, 22, 25, 30 ऐसे रहता है। गर्मियों में तो 35, 40 जाता है, लेकिन जो है 20, 22, 25, 30 ऐसे रहता है। ठीक है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है लगभग जो भी है नॉर्मल टेम्परेचर, उस पर क्या रहता है? रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग। ठीक है, उस पर क्या रहेगा? वाटर, जो वाटर है लिक्विड रहेगा ना, लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे कर दोगे तो फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक, अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो वाटर जो है गैस स्टेट में चला जाएगा, स्टीम बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सब्लिमेशन, एक प्रोसेस आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में नहीं जाता। ठीक है, लिक्विड और बीच का स्टेट है ना, देखो सॉलिड पहले, फिर लिक्विड, फिर गैस। ठीक है, सॉलिड को हीट करो लिक्विड, लिक्विड को हीट करो गैस, ऐसा होता है ना। लेकिन क्या है? सॉलिड से डायरेक्टली गैस पे, सॉलिड से डायरेक्टली गैस पे, लिक्विड वाली स्टेट पे नहीं जाता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? सब्लिमेशन। एग्जाम्पल तो भैया चाहिए होता है इस सब चीज़ में। एग्जाम्पल के लिए कैम्फर, कपूर को जब अब जलाते हो ना तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है।
ठीक है। सॉलिड होता है, सॉलिड चलता है सीधा गैस में, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, ठीक है। आपने नोटिस किया हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन एक बार नोटिस करना कि सॉलिड जो है वो कैम्फर, सॉलिड कैम्फर जब सॉलिड कैम्फर जब जलता है तो उसके बाद सीधा का सीधा गैस स्टेट में जाता है, ठीक है। और एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड को अगर हीट करोगे एक चाइना डिश में, चाइना डिश कवर्ड बाय एन इन्वर्टेड फनल, इन्वर्टेड फनल जो है हमारे पास उससे आपने ढक के एक चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड को हीट किया तो क्या होगा, हाँ ऊपर से कॉटन प्लग भी लगा देना। पहले ही अपरेटस समझ लो कैसा है ये, ठीक है। हमने एक नीचे बर्नर लिया है, बर्नर स्टैंड है ये बर्नर लिया है हमने, ये वायर गॉज है, ये जो ये वाला पार्ट होता है वायर गॉज कहते हैं, ये वाला इस पार्ट को स्टैंड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कांच की दिख रही है, ये कांच की नीचे ये तस्तरी सी, ठीक है, ये जो कांच की है छोटी सी, वो उसको क्या कहेंगे हम, चाइना डिश कहते हैं, ठीक है। ऊपर में ये फनल है, ये जो कुप्पी सी लग रही है ये फनल है, ऊपर में कॉटन प्लग लगा दिया है, ठीक है। और ये जो ऑरेंज पार्ट है वो क्या है, हमारा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अब इसको हमने हीट किया तो अमोनियम क्लोराइड जो है यहाँ पे सॉलिड था, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डाला था हमने। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को अगर हम हीट करते हैं तो उसका वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और वेपर जब ऊपर जाता है तो वेपर यहाँ पे ऊपर में भाप के तौर पे दिखता ही नहीं है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, सॉलिड से सीधा लिक्विड में नहीं जाता है, यानी कि भाप पर लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, ठीक है, वो गैसेस फॉर्म में जाता है, सॉलिड से सीधा गैस। और उसके बाद यहाँ पे वापस जब वो ठंडा होता है तो फिर यहाँ पे वापस से ये देखो ये जो पार्ट है ये वाला है, ये सॉलिड वापस बन गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, हमने अभी इसके स्टार्टिंग में बोला था मैंने कि दो तरीकों से हम इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कैसे, या तो उसका प्रेशर चेंज कर दो या तो उसका टेम्परेचर चेंज कर दो। अब तक हमने टेम्परेचर का पढ़ लिया, अब प्रेशर की बारी है, ठीक है। प्रेशर चेंज करने में क्या है, if we compress a gas in cylinder, the distance between the particles of gas is reduced and finally gas is liquefied on lowering temperature। क्या है कि अगर आप किसी भी गैस को अगर आप कंप्रेस करते हो तो क्या होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, वो कम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लिक्विफाई करना है आपको तो आप थोड़ा टेम्परेचर घटा दो, हाँ, और प्रेशर बढ़ा दो तो फिर क्या होगा, उसको आप लिक्विफाई कर पाओगे, ठीक है। तो प्रेशर का काम यहाँ पे समझ में आया थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और मतलब इसको प्रेशर को समझते हैं, ठीक है। बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी बॉट क्लोज टुगेदर, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हो तो पार्टिकल जो होते हैं गैस के उनको आप पास ला सकते हो। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। इट चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कह रहा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप प्रेशराइज करोगे तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। और जब आप उसको नॉर्मल प्रेशर पे यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे छोड़ दोगे, ठीक है, तो वापस से सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे टर्म यूज हुआ है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्यों कहा है इसको पता है, सॉलिड था डायरेक्टली गैस में गया, ठीक है, लिक्विड स्टेट में नहीं गया। ड्राई इसी वजह से क्योंकि लिक्विड स्टेट में नहीं गया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर से हम इसके जो स्टेट ऑफ मैटर को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कम है तो ये स्टेट में होगा, लिक्विड इस स्टेट में होगा, गैस इस स्टेट में होगा, सॉरी इस टेम्परेचर पे सॉलिड होगा, इस टेम्परेचर पे लिक्विड, इस टेम्परेचर पे गैस होगा, ठीक है, जो हमने पीछे ही पढ़ा था थोड़ा सा वाटर के केस वाला, ठीक है। अब एक चीज़ है लिक्विड, अब ये प्रोसेस के नाम देख लो, ठीक है। हम सबसे पहले लेते हैं सॉलिड। सॉलिड को हमने क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड से लिक्विड तो मेल्टिंग, ठीक है। लिक्विड से गैस करना है तो इवेपोरेशन, लिक्विड से गैस करना है तो इवेपोरेशन, ठीक है। गैस से सॉलिड करना है तो सब्लिमेशन, ठीक है। अब वापस सॉलिड से गैस करना है सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड करना है तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड करना है तो फ्रीजिंग, ठीक है। अब एक है, आगे बढ़ते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है
लिक्विड जो है ऐसा कोई सा भी टेम्परेचर जो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से, यानी कि लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो, उस पे वो गैसेस स्टेट में जा रहा हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, इवेपोरेशन, ठीक है। जैसे अगर आप दौड़ रहे हो तो पसीना आता है आपको, ठीक है, और थोड़ी देर बाद वो पसीना जो है आपकी बॉडी से गायब हो जाता है, ठीक है। आपने ऐसा तो थोड़ा ही किया, आपने आप बॉयल कर दिया हो अपनी बॉडी पे, ठीक है, बॉयल तो नहीं किया ना, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इवेपोरेट हो गया, यानी कि वेपर फॉर्म में चला गया, आपकी बॉडी पे नहीं है अब, ठीक है। तो उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इवेपोरेशन। पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन others, so they break the force of attraction between the particles and escape from the surface of liquid in the form of vapors. क्या कह रहा है, अगर आप किसी कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके जो सरफेस पे जो भी लिक्विड होगा उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी का वो यूज़ करता है ताकि वो वेपर फॉर्म में जा सके, ठीक है। वेपर फॉर्म में जाने के लिए वो उस काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करता है और अब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको तोड़ता है और गैस स्टेट में चला जाता है वो लिक्विड, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है कितनी तेज होगा कितनी स्लो होगा ये किस पर डिपेंड करता है, ये चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहला है ए पार्ट, एक्सपोज सरफेस एरिया, भैया कितने सरफेस एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है इंक्रीज होता है कब, जब आप उसका सरफेस एरिया बढ़ा दो, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक गिलास में पानी लो, ठीक है, ठीक है, गिलास पे पानी भर दो और उसको मतलब एक जगह पर रख दो छत पे, ठीक है, और एक गिलास पानी और लो और उसको छत पे फैला दो, ठीक है। आप देखोगे कि ग्लास का जो पानी था, एक गिलास में पानी भरा हुआ था, वो वाला ग्लास का पानी वैसा का वैसा है, और जबकि जो आपने छत पे फैलाया था पानी वो वाला सूख चुका है, वो इवेपोरेट हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सपोज सरफेस एरिया पे भी ये डिपेंड करता है। अगला, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, ठीक है। कैसे, आप एक गिलास पानी लो, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दो और एक गिलास पानी को एक पतीले में डाल के बॉयल करना शुरू कर दो, गर्म करना शुरू कर दो। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉयल मत करो, ठीक है, बॉयल के नीचे रखो टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, ठीक है। तो क्या होगा, वो वो ना इवेपोरेट जल्दी होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेट होगा। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक गिलास पानी लो, उसको एक चुल्लू भर पानी लो, ठीक है, उसको एक को तो कटोरी में डाल दो और दूसरे को क्या करो, छत पे एक जगह पे इकट्ठा करके रख देना, ठीक है, ठीक। एक कटोरी को नीचे रख लेना घर में और एक कटोरी को छत पे, ठीक है। जो छत वाला पानी होगा, यानी कि जिस पे हीट पड़ रही है, धूप पड़ रही है, ठीक है, वो वाला जल्दी इवेपोरेट होगा, और जो घर में पड़ा हुआ पानी का जो भी है कटोरी वगैरह, वो वाला इवेपोरेट जल्दी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीज, when the degree of humidity of air is low, evaporation rate of humidity, when the humidity of air, degree of dampness of air is low, evaporation rate is increased, more humidity less evaporation। अब मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि हमारी एयर में वाटर कंटेंट कितना है, ठीक है, वाटर कितना है हमारी एटमॉस्फेयर में, जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है। ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा एयर में वाटर कंटेंट होगा, एयर में जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ठीक। अब अगर ह्यूमिडिटी हम बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ह्यूमिडिटी हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, ठीक, अगर बारिश हुई है अभी अभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा कि आपका जो वो क्या कहते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले जब पानी है ग्लास में या फिर कहें एटमॉस्फेयर में पहले ही पानी है, तो वो और कहाँ भरोगे भैया, जब अब जगह खत्म है, ठीक है, अब जितना उसको चाहिए था उतना मिल गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक गिलास में पानी है, आप और पानी भरे जा रहे हो, तो भैया सब तो बाहर ही गिरेगा ना, ठीक है। तो इसी वजह से वो इवेपोरेशन नहीं हो पाता, ठीक है। अगला, विंड स्पीड, जितनी ज़्यादा हवा चलेगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। इसको आपने देखा होगा आसपास में, जब भी गड्ढों में देखोगे वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, इवेपोरेशन जितनी ज़्यादा विंड चलेगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है। अब इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मटका, याद है ना मटका, कहीं पानी पिया मटके में क्या होता है,
कि भाई मटके में इवेपोरेशन होता है, उसी की वजह से कूलिंग होती है। कैसे, आगे समझेंगे कैसे। द कूलिंग caused by evaporation is based on the fact that when liquid evaporates its kinetic it takes latent heat of vaporization from surroundings which on losing heat is get cooled। क्या कह रहा है, कूलिंग जो है वो इवेपोरेशन के वजह से होता है। कैसे होता है, जब कोई भी चीज़ इवेपोरेट होती है, जो कोई भी लिक्विड है इवेपोरेट होता है, तो क्या होता है, वो अपने आसपास से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो हीट जो कि उसको वेपराइजेशन में मदद करता है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपने सराउंडिंग से लेता है और वहाँ जो आसपास की जो जगह थी जहाँ से उसने हीट लिया, उसने हीट लूज़ किया, ठीक है। लूज़ किया, इस वजह से वो ठंडा हो गया। जिस जगह से हीट लिया वो जगह ठंडी हो गई, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि जो भी चीज़ है, जिस जगह से वो पानी उड़ा वहाँ पे कूलिंग होगी, वहाँ पे ठंडा हो गया, ठीक है। एग्जांपल्स के लिए, व्हेन यू पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड इट गेट्स वेपराइज्ड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम आवर हैंड्स एंड आवर हैंड फील्स कूल। जब आप एसीटोन डालोगे, वो नेल पेंट को छुड़ाने वाला होता है ना, वो वाला एसीटोन, वो डालोगे अपने हैंड पे, तो क्या होगा, एसीटोन एकदम से इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन की वजह से वो आपकी बॉडी से टेम्परेचर लेके चला जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर यानी कि आपकी बॉडी से हीट लेगा और इवेपोरेट होगा, ठीक है। और इसी वजह से जो आपकी बॉडी यानी कि आपके जो हैंड है उसको ठंडा फील होगा, ठंडा ठंडा फील होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। आगे, अब we wear cotton clothes in summer to keep cool and comfortable as cotton is good absorber of water, so it absorbs the sweat from the body and exposes it to air for evaporation of sweat, thus cools our body। जब आप गर्मियों का टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम क्या करते हो आप, क्या कहते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हो। कॉटन क्लोथ्स पहनते हो, क्यों पहनते हो कॉटन क्लोथ्स? कॉटन क्लोथ्स हम इसलिए पहनते हैं भैया क्योंकि जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो बहुत अच्छे एब्जॉर्बर हैं वाटर के, वाटर को बहुत अच्छी से एब्जॉर्ब करते हैं, और जो हमारे स्वेट है उसको एब्जॉर्ब किया, स्वेट मतलब पसीना, पसीने को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके वो एयर में यानी कि बाहर की तरफ एक्सपोज कर देते हैं। एक्सपोज किया तो क्या होगा, उसकी जो सरफेस एरिया बढ़ गया और उसकी वजह से विंड स्पीड, उस पर विंड हवा वगैरह लग रही है, तो इस वजह से वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो हमें हमें ठंडा फील होगा, ठीक है। इसीलिए इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग का एक एग्जांपल है कि भैया हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। ये एक क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। अब ऑफन पीपल स्प्रिंग्स वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर। समर के दौरान, गर्मियों में लोग छींटे मारते हैं, घर के सामने में पानी छींटते हैं, ठीक है। अब क्यों करते हैं? दिस वाटर टेक्स हीट फ्रॉम द ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर टू इवेपोरेट, दस मेकिंग द प्लेस कूल। क्या करता है, ये जो पानी हम छिड़कते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, आसपास की एयर से और उस जगह से जहाँ पे हमने पानी छिड़का है वहाँ से हीट लेगा, ठीक है, और हीट लेके वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट हुआ तो उस जगह से जहाँ पे उसने हीट ली या जहाँ की एयर से उसने हीट ली, उस जगह को ठंडा कर देगा, ठीक है। इसीलिए लोग पानी छिड़कते हैं, और कई लोग तो धूल को मतलब धूल ना उड़े इसलिए पानी छिड़कते हैं। अब एक चीज़ मैंने मटका का एग्जांपल बोला था, मटका का एग्जांपल मैंने बोला था, वो मटका क्या है कि मटके में होते क्या, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके थ्रू जो पानी है बिल्कुल धीरे 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 रिसता रहता है, ठीक है। हल्का हल्का जो पानी रिसता है उसमें से, उसी की वजह से क्या होता है, वो जो जब सरफेस पे आता है तो उसके बाद इवेपोरेट हो जाता है। अब इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग हो गई, और कूलिंग की वजह से जो अंदर का पानी है वो ठंडा रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, लाइक करने का मन हो तो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर देना, ना करने का मन हो कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में।